दीप जलाओ। सरकार द्वारा नकारना नक्सलवाद को समाप्त करना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। ये विषय उद्घाटन सत्र में रखे गए हैं। साथियों, ये जो विषय रखे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो एक एक करके दोनों विषयों के बारे में कुछ बातें आप लोगों को होना जरूरी है। सारे देश भर से लगभग 14 स्टेट से आदिवासी प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। हम लोग योजना बना रहे हैं कि 31 दिसंबर 2015 तक जितने स्टेट में आदिवासी लोग निवास कर रहे हैं तो सभी स्टेट से लोगों का पार्टिसिपेशन और संगठन का जाल सारे देश भर में फैल जाए और संगठन मजबूत हो जाए। राष्ट्रीय एकता आदिवासी परिषद ये योजना है। इस योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले साल मध्य प्रदेश में झाबुआ में हम लोग आदिवासी सम्मेलन कर रहे थे। तो वहां के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आदिवासी सम्मेलन पर हमला किया था। तो वो केस हमारी चल रही है। अभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं। तो मजबूर होकर मध्य प्रदेश सरकार को सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का आदेश देना पड़ा। ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदेश देने के बाद अभी वो प्रक्रिया चल रही है। तो उस अधिवेशन में गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं वो जब तक उनको हम जेल में नहीं डालते तब तक उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी हाथ उनके गर्दन तक पहुंच गए हैं। अभी उसकी गचांडी पकड़कर उसको अंदर डालने का काम इतना बाकी हुआ है। तो ठीक है, थोड़ा लेट होगा मगर उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में ये हमारा आदिवासी सम्मेलन हो रहा है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। झाबुआ में जैसे ही उचित समय हो जाता है हम लोग अपना सम्मेलन फिर लगाएंगे। अभी झाबुआ के गांव-गांव में हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि पूरे सारे गांव कवर कर लिए जाए फिर उधर सम्मेलन लगाए। अब गांव-गांव में हमारे आदिवासी ही गांव है झाबुआ में, तो वहां प्रचार प्रसार चल रहा है। तो वहां कौन रोकने वाला है? वहां तो कोई रोक लगाने वाला नहीं है। तो इससे हमको नुकसान कम हुआ और फायदा ज्यादा हो गया है। झाबुआ में जो आदिवासी नहीं जानते थे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उनको झगड़ा खड़ा करने की वजह से मालूम हो गया। तो लोग जो बहकावे में आकर कुछ कर रहे थे वो लोग अभी हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं इसमें आदिवासी हमारा महत्वपूर्ण लोगों का समूह है। तो उन लोगों को गुमराह करने का काम हमारा दुश्मन बड़े पैमाने पर करता है और आदिवासी भी बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह होने के झांसे में आता है। ये भी हमारे पास इतिहास है। इसके बारे में वो किस तरह से गुमराह करते हैं और किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उसके बारे में जो दूसरा सत्र शाम के सत्र में चलेगा तो मैं विस्तार से सबूत के साथ आपको बताऊंगा। अभी जो विषय है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं।
कि विकास के नाम पर आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल से बेदखल करना, विकास के नाम पर। तो ये जो विकास है, इस विकास को थोड़ा हम लोगों को समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में, थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर एक किस्सा बताना चाहता हूं, इतिहास का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1945 को बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा। अंग्रेजी में किताब है, किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, कि अछूतों के साथ गांधी और कांग्रेस ने क्या धोखाधड़ी की, ये विषय है। तो उसमें एक चैप्टर दिया है, स्वयं क्वेश्चन फॉर फॉरेनर्स, विदेशियों से कुछ सवाल। तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने अमेरिका और यूरोप के लोगों को, जो यूके के विरोधी थे, यूनाइटेड किंगडम के विरोधी थे, इंग्लैंड के विरोधी थे, वो लोग गांधी और कांग्रेस के आजादी के आंदोलन का समर्थन करते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उनको सवाल पूछा अमेरिका और यूरोप के लोगों को। किताब अंग्रेजी में लिखा है और अंग्रेजी में सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाया है कि गांधी और कांग्रेस ये कहती है कि हम देश के आजादी के लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश के आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अमेरिका और यूरोप के लोगों को कहा, जरा गांधी और कांग्रेस के लोगों को सवाल पूछो, क्योंकि गांधी और कांग्रेस ये कहती है हम देश के आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको सवाल पूछो कि वो देश के आजादी के लिए लड़ रहे हैं या देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहे हैं। किसके आजादी के लिए लड़ रहे हैं? देश के आजादी के लिए, फ्रीडम ऑफ द कंट्री या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री अभी भी हमारे लोगों के समझ में नहीं आता है। 45 को बाबा साहब अंबेडकर ने यह सवाल गांधी और कांग्रेस के लोगों को, अमेरिका और यूरोप के लोग गांधी और कांग्रेस के आजादी का आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को कहा कि ये सवाल जरा गांधी और कांग्रेस को पूछो तो, कि तुम देश के आजादी के लिए लड़ रहे हो या देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ रहे हो। अब ये सिद्ध हो गया 65 साल में कि ये देश के आजादी के लिए लड़ाई थी, देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ाई नहीं थी। अब ये प्रमाणित हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन के नाम पर हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया, गधा बनाया, उन लोगों ने दूसरा स्लोगन दिया, अभी दूसरा स्लोगन दिया। कौन सा स्लोगन दिया? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझ रहे हो ना? अभी जो वर्तमान रूलर है, उन लोगों ने, जिन्होंने उस समय हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी, उन लोगों ने एक नया स्लोगन दिया, नया नारा लगाया। नारा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उस समय कहा था डेवलपमेंट, उस समय कहा था फ्रीडम ऑफ द कंट्री।
अब उन लोगों ने दूसरा नारा लगाया, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास का कार्यक्रम चल रहा है। और वामन मेश्राम देश के विकास का विरोध कर रहा है। ये देश भगत नहीं है, ये देशद्रोही है, क्योंकि ये देश के विकास का विरोध कर रहा है। तो हमारा सवाल है, ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का कार्यक्रम है या ये डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का कार्यक्रम है? ये देश के विकास का कार्यक्रम है या देश में रहने वाले लोगों के विकास का कार्यक्रम है? तो ये सिद्ध हो गया, ये देश के विकास का कार्यक्रम है और ये देश में रहने वाले लोगों के विकास का कार्यक्रम नहीं है। अगर ऐसा होता तो 20 साल से ज्यादा समय हो गया, 23वां साल चल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का कार्यक्रम चलाकर 23वां साल चल रहा है और 23वें साल में आंकड़े आए हैं कि 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया है। 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया है। 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया है। 83 करोड़ लोगों का इनकम मिनिमम 6 और मैक्सिमम 20 रुपया है। इससे सिद्ध होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम भी हमारे विकास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उनके विकास का कार्यक्रम है। और उसके विकास के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों की जमीन हड़पने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों की और दूसरे लोगों की जमीन विकास के लिए हड़पने का अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, क्योंकि विकास के लिए जमीन चाहिए, इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन चाहिए, जमीन के बगैर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। जमीन नहीं होगी तो कोई भी इंडस्ट्री कहां, हवा में लगाएगा क्या? हवा में तो नहीं लगा सकता। इसलिए जमीन चाहिए और जमीन आदिवासी इलाके में आदिवासियों के पास है। अगर आदिवासी इलाके में इंडस्ट्री लगानी है तो आदिवासी की जमीन हड़पना होगा, तभी इंडस्ट्री लगेगी। तो इस तरह से ये आदिवासियों की जमीन हड़पने का अभियान सारे देश भर में चल रहा है। आदिवासी इलाके में जो जमीन है उस जमीन के नीचे बहुमूल्य धातु है और देश में अगर 100% धातु है तो अकेले 80% धातु केवल आदिवासी इलाके में है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के सबसे अमीर लोग हैं। आदिवासी उनके इलाके में 80% धातु जमीन के नीचे है और उसके हिसाब से वो मालिकाना हक उनके पास है, जमीन उनकी होने की वजह से। तो आदिवासी देश के सबसे अमीर लोग हैं और आज सबसे ज्यादा संकट में आदिवासी है। आदिवासियों के इलाके में जमीन के नीचे सबसे ज्यादा मूल्यवान धातु होना
ये आदिवासियों के संकट का मूल कारण है। विकास करने के लिए जमीन के नीचे जो धातु है वो चाहिए, मिनरल्स है वो चाहिए, उसके बगैर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। मान लो बिजली तैयार करना है, तो बिजली तैयार करने के लिए जो खास प्रकार का धातु लगता है वो धातु भी आदिवासी इलाके में ही उपलब्ध है। अगर एटॉमिक एनर्जी जैसे एक थर्मल पावर होता है, थर्मल पावर में कोयला लगता है, कोयले से बिजली पैदा होती है, वो भी आदिवासी इलाके में ही है। राठौड़ साहब बराबर है ना? राठौड़ साहब आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो जानते हैं, और शायद आप लोग भी जानते होंगे। थर्मल पावर जो है जिससे बिजली पैदा होती है उसमें कोयला का यूज होता है, वो कोयला भी 80% से ज्यादा आदिवासी ही इलाके में है। और एटॉमिक एनर्जी जो है उसके लिए जो खास प्रकार का धातु चाहिए वो धातु भी आदिवासी इलाके में ही अवेलेबल है। इसका मतलब है देश के विकास के लिए एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, और बिजली पैदा करने के लिए एक चाहिए जल, हाइड्रो पावर, वो आदिवासी इलाके में है। दूसरा है थर्मल पावर, कोयला आदिवासी इलाके में है। तीसरा है जमीन के नीचे वो धातु, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसका नाम, यूरेनियम, हाँ यूरेनियम, वो यूरेनियम भी आदिवासी इलाके में ही है, जिससे एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है। तो जो भी बिजली है, बिजली के बगैर डेवलपमेंट की कल्पना भी पॉसिबल नहीं है। अगर बिजली माइनस कर दो तो डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। मॉडर्न एज में बिजली के बगैर कोई उद्योग नहीं चल सकता, तो बिजली चाहिए, और बिजली के लिए कोयला चाहिए, जल चाहिए और यूरेनियम चाहिए। ये सारा आदिवासी इलाके में है। आदिवासियों को नहीं उजाड़ा जाएगा तो ब्राह्मण बनिया का विकास कैसे होगा? अरे समझने की कोशिश करो भाई, ये कोशिश करो। आदिवासी लड़ाई लड़ रहा है, सही आदिवासी वर्सेस बोगस आदिवासी। उसके बेजे में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। जो दुश्मन है हमारा, जो हमारा दुश्मन है, वो क्या कर रहा है? आदिवासी को दूसरे आदिवासी से भिड़ा दो। तो आदिवासियों की जमीन हड़पने का जो हमारा कार्यक्रम है, उसके लिए आदिवासी को सोचने का कोई समय नहीं है। वो बोलेगा नहीं, बिगर आदिवासी हमारा दुश्मन है, ब्राह्मण बनिया हमारा दुश्मन नहीं है, वो बिगर आदिवासी हमारा दुश्मन है। मुझे तो नहीं लग रहा आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है। प्राइवेटाइजेशन से हमारे आदिवासी को क्या बताया गया? अरे आपको नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है, बिगर आदिवासी ले रहा है, नकली आदिवासी ले रहा है, ऐसा बोल रहे ओ सरकार वाले, सरकार चलाने वाले। और सरकार के जो दलाल आदिवासी के अंदर पैदा किए गए हैं वो भी यही कह रहे हैं। एक सरकार कह रही है, एक सरकार के दलाल ऐसा कह रहे हैं कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, वो बिगर आदिवासी ले रहा है। और प्राइवेटाइजेशन किसने लागू किया? वो सरकार ने लागू किया। रिक्रूटमेंट किसने बंद किया? वो सरकार ने बंद किया। अरे जब रिक्रूटमेंट ही बंद है तो नकली या असली किसी भी आदिवासी को कुछ नहीं मिल रहा है, पता है? न नकली को मिल रहा है न असली को मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा भाई। ये जो रिजर्वेशन है प्राइवेटाइजेशन से जीरो हो गया।
तो जो असली आदिवासी है उसको काम पर लगाया उन लोगों ने। वो क्या काम पर लगाया? नकली आदिवासी को जीरो में से कुछ भी नहीं मिलने देंगे। तो समझ में आ रहा? असली आदिवासी देखो क्या लड़ाई लड़ रहा है। ये जो तुम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन से रिजर्वेशन जीरो कर दिया है, ये जीरो में से नकली आदिवासियों को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने देंगे। और नकली आदिवासी कह रहा है पूरा जीरो का जीरो लेंगे। तुम नकली बोलो या असली बोलो, पूरा लेंगे। ये सारी नकली लड़ाई में आदिवासियों को एंगेज कर दिया है। सारी लड़ाई नकली है। जो असली आदिवासी है वो लड़ाई नकली लड़ रहा है। और जब वो लड़ाई नकली लड़ रहा है तब दिल्ली वाले आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम में लगे हुए हैं। इसके तरफ उसको ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है, दिमाग में नहीं है। नहीं, ये हमारा इधर जो नकली है ये हमारा दुश्मन है। दिल्ली में जो कानून बना के हड़प रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, वो जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर भारत का शासक वर्ग जो ब्राह्मण है वो सारा षड्यंत्र कर रहा है आदिवासियों के विरोध में, उसके तरफ ये लोग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे लोगों को कि वास्तव में हमको क्या लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस तरह से ये जो विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि विकास के लिए इंडस्ट्री लगानी है। आदिवासी इलाके में कोयला है या सारी धातुएं हैं, उस इलाके में इंडस्ट्री क्यों लगाने, उद्योग वाले लोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग बहुत महंगा है। इस साइड में कोयला मिलना चाहिए और आधे फरलांग पर फैक्ट्री होनी चाहिए। मशीन से कोयला निकलना चाहिए और डायरेक्ट मशीन से फैक्ट्री में जाना चाहिए। इतने अंतर पर फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर मान लो आदिवासी इलाके में कोयला है, 1000 किलोमीटर के अंतर पर फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्टिंग भयंकर महंगा मामला है। इसलिए उद्योगपति सोचता है आदिवासी के इलाके में ही हम लोगों को इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए। तो वो जो जमीन के नीचे धातु है उसके लिए अलग से जमीन टेक ओवर करती है सरकार। संविधान में लिखा है, संविधान में गारंटी आदिवासियों को, और इस गारंटी की वजह से ट्रांसफर ऑफ पावर में किसी आदिवासी को पता नहीं है। जो आदिवासी का एमएलए है, आदिवासी का एमपी है, जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोगों में दलाल और भड़वे एमएलए और एमपी पैदा किए गए हैं, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, लिखा हुआ है। किताब का नाम बताता हूं, आप लोगों को डाउट होगा कि कहां पर है। एक किताब का नाम बताता हूं, लिखा है। किताब का नाम है वर्ल्ड गांधी एंड कांग्रेस एवडन टू अनटचेबल। दूसरी किताब का नाम है गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल। तीसरा किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटी। एक किताब में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के अंदर ये ब्राह्मणों ने और कांग्रेस ने एमएलए और एमपी और मंत्री के नाम पर, एमएलए को बाबा साहब ने कहा यह दलाल है, एमपी को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा दलाल है, अनुसूचित जाति का जो मिनिस्टर है कहा यह भी दलाल है। दलाल समझते हो ना? है? दूसरा एक शब्द है बड़ुआ, दलाल का ही दूसरा एक शब्द है। अंग्रेजी में एजेंट कहा, मैं हिंदी में बता रहा हूं आप लोगों को ट्रांसलेट करके, आपकी सुविधा करने के लिए। खामखा आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। एक जगह कहा स्टूज है, स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा।
एक जगह कहा टूल ऑफ द कास्ट हिंदू का मतलब है औजार। एससी एसटी के एमएलए एमपी और एससी एसटी के ही विरोध में इस्तेमाल करने के लिए उन एमपी और एमएलए को तैयार किया गया है। इसलिए हमारे एमएलए और एमपी जब निर्णय करने का सरकार के पास समय आता है तो हमारे लोगों का इस्तेमाल हमारे ही लोगों के विरोध में करते हैं, और हमारे लोग हमारे लोगों में आकर हमारे लोगों को चुप करते हैं। चुप रहो, आपको कुछ समझ में आता क्या? हमारे साले एमएलए को कुछ समझ में नहीं आता है। अव्वल दर्जे का गधा एमएलए होता है, बेवकूफ होता है एमएलए। और संसद और विधानमंडल में हमारे विरोध में कानून पास किए जाते हैं, वहां लोग बैठे रहते हैं। और इस तरह से अनुसूचित जाति के अंदर दलाल और भड़वे पैदा किए, ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने कहा। यही सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट इलेक्टेड का जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत आदिवासी को लागू किया, पुनः पैक्ट लागू किया। आदिवासी लोगों को आज तक यह पता नहीं है कि पुनः पैक्ट आदिवासियों को कब लागू हुआ। आदिवासी लोगों ने कभी पुनः पैक्ट आदिवासी को लागू करो ऐसा कभी कोई डिमांड नहीं किया। पाकिस्तान बनने के बाद 99% संविधान सभा में जो अनियंत्रित कांग्रेस का बहुमत था, उन्होंने आदिवासियों के अंदर दलाल भड़वे पैदा करने का कानून पास किया। आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 आर्टिकल के साथ बोल रहा हूं, राउते जानते हो ना? आर्टिकल के साथ बोल रहा हूं। कोई आदमी मेरे से टीवी पर बहस करने के लिए तैयार, उसके मुंह पर बोलूंगा। प्रमाणित कर दिया जा सकता है कि यदि 131 मेंबर पार्लियामेंट एससी और एसटी के है और ये वास्तव में हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर हमारी समस्याएं क्यों है? अगर ये हमारे प्रतिनिधि है तो हमारे विरोध में संसद में कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? हमारे विरोध में सारे देश भर में अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? आदिवासियों के एमएलए और एमपी अगर आदिवासियों के प्रतिनिधि है तो आदिवासियों की जमीन को हड़पने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है? नहीं चलना चाहिए। और अगर चल रहा है तो इसका मतलब जो एमएलए है एमपी है वो उसमें शामिल है कि आदिवासियों की जमीन हड़पो, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। 50-60 एमपी आदिवासी के अगर संसद में हंगामा करे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, 3 लोगों ने संसद को ओबीसी के जाति आधारित गिनती पर बंद करवा दिया था। 50-60 एमपी अगर मान लो आदिवासी के है, अगर उन्होंने आदिवासी के समस्याओं पर संसद को बंद कर दिया होता तो संसद बंद हो गई होती। क्यों नहीं किया बंद उन्होंने? क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। वो नॉमिनेटेड प्रतिनिधि है कांग्रेस के, वो नॉमिनेटेड प्रतिनिधि है बीजेपी के। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है। देशी शब्द आपको बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? देशी शब्द अगर बताया जाए तो आदमी शादी किए बगैर एक किसी औरत को रख लेता है। एक तो शादी की औरत होती है तो समाज उसको मानता है शादी की औरत है। एक शादी किए बगैर ही रख लेता है। अभी माइक पर बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो है ये पुरुष रखेल है। मैं ये इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे लोगों को समझ में नहीं आता उदाहरण दिए बगैर, इसलिए उदाहरण दे करके बताना पड़ता है। अब ये अगर पुरुष रखेल है तो जिसने रखा उसका ही काम करेगा ना। अब और ज्यादा समझ में आ गया आप लोगों को? इसके हित में काम करेगा ना, हमारे हित में थोड़ी करेगा। एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये कुत्ते हैं,
शेड्यूल कास्ट के एमएलए एमपी को कहा एक कुत्ते हैं। तो फिर आगे कहा अच्छा होता अगर ये भौंकने वाले कुत्ते होते, मगर सारे ये पूंछ हिलाने वाले कुत्ते हैं। मालिक जब आता है तो केवल पूंछ हिलाता है या चाटता है। तो दूसरा शब्द बनता है चरण चाट। तो ये साले चाटने वाले भी है, चरण चाट एक नया शब्द बना है। तो ये जो लोग हैं ये हमारी जमीन जो है हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है आदिवासियों की, और कोई किसी सिंगल एमपी ने संसद में कोई आवाज उठाया, उसका नाम बताना। किसी आदिवासी एमपी ने संसद में आवाज उठाया हो, उसका नाम मुझे बताना, उसके पैर धोकर पानी पीऊंगा। उसका मानूंगा ये गंगा जल है। वैसे तो गंगा जल आजकल बहुत अपवित्र हो गया है, मगर हमारे लोग ऐसा मानते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि 300% गंगा जल पोल्यूटेड हो गया है। जब सोनिया जी कुंभ मेले में जा रही थी तो डॉक्टर ने उसको सलाह दिया कि चलो जाओ, ताकि लोगों को लगे कि आप पूरी भारतीय हो गई है, जाओ, मगर आचमन करते वक्त वो गंगा का जो पानी है ना, वो ऐसा सर के ऊपर से फेंक देना, आपके शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखो, नहीं तो आपके चमड़ी पर अगर गंगा का पानी पड़ गया तो आपकी चमड़ी जो है ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको चर्म रोग हो जाएगा। तो सोनिया जी गई, उन नाव में बैठी और गंगा जल का ऐसा पानी उठाकर ऐसा ऐसा फेंका तो वो सर के ऊपर से उधर के उधर चला गया, खबरदारी लेकर के कि सर के ऊपर शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दिया था कि ये पानी 300% पोल्यूटेड है, 100% नहीं, 300 टाइम्स पोल्यूटेड है। आदमी मरता है तो उस डेड बॉडी उधर डाल देते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और सारा फैक्ट्री का दूषित जो पॉइजनस रस है वो वहां गंगा में छोड़ देते हैं, तो सारा पानी जो है 300 टाइम्स पोल्यूटेड हो गया है। तो इस तरह से आदिवासियों की जमीन को हड़पने का सारे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, और कोई सांसद संसद में विरोध करता हो ऐसा कोई सिंगल उदाहरण नहीं है। चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी नहीं उठा रहा है। उठा रहा हो तो मुझे बता देना उसका नाम। सार्वजनिक कार्यक्रम रखेंगे, सार्वजनिक पैर धोएंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करेंगे, दुनिया वालों को बताएंगे भाई ये आदमी महान आदमी है, ये आदमी महान आदमी है, इसके पैर धोकर जरूर पानी पीना चाहिए, और अगर उसकी इच्छा हो तो देश भर में घुमा घुमा कर उसके पैर धोएंगे। मगर ऐसा सपूत हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये सपूत पैदा करने होंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात है जल। आप लोगों को जो आधुनिक विकास की संकल्पना है उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री बगैर पानी से भी नहीं चल सकती, जैसे बगैर बिजली के नहीं चलती। इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और इंडस्ट्री में हजारों लाखों एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन लोगों का सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर जंगलों में सेटलमेंट करो, जंगलों में फैक्ट्री होगी थी, जंगलों में सेटलमेंट करना होगा, जंगलों में सेटलमेंट करना होगा, उसके लिए अलग से जमीन आदिवासियों की हड़पना होगा, फैक्ट्री के लिए अलग से, जमीन के नीचे से कोयला निकालने के लिए अलग से, 3 प्रकार की जमीन को आदिवासियों के इलाके में हड़पने का काम करना पड़ता है। सेटलमेंट करना है उसके लिए जमीन चाहिए, फिर सेटलमेंट करने के दौरान जिन लोगों को वहां रखा जाएगा उनको डेली पीने के लिए शुद्ध जल चाहिए। कहां से आएगा पानी? तो आदिवासी इलाके में जो नदी है उस नदी पर डैम बनाया जाता है, फिर डैम के लिए आदिवासी की जमीन हड़पते हैं, फिर डैम बनने के बाद पानी का जो विस्तार हो जाता है, फैल जाता है,
100 मील एरिया में फैल जाता है। जितने एरिया में पानी फैल जाएगा उतने एरिया की जमीन पानी के नीचे आ जाती है। जब पानी के नीचे आ जाती है वो सारी की सारी जमीन सरकार टेक ओवर कर लेती है। संविधान ने आदिवासियों की जमीन को टेक ओवर ना करने का भारत सरकार को भी अधिकार नहीं है। भारत सरकार को भी इस अधिकार से वंचित किया हुआ है। 5वीं छठी अनुसूची के अनुसार आदिवासी इलाके की जो सभाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के विधानसभा के द्वारा पास किए हुए जो कानून हैं आदिवासी इलाके में लागू करना है या नहीं करना है वो निर्धारित करने का अधिकार आदिवासी एडवाइजरी काउंसिल को है। मान लो केंद्र सरकार ने कानून पास किया, अब आदिवासी इलाके में लागू करना है या नहीं करना है, एडवाइजरी काउंसिल आदिवासियों की है। आदिवासियों की एडवाइजरी काउंसिल जब तक अनुमति नहीं देती है तब तक वो केंद्र सरकार का कानून आदिवासी इलाके में लागू नहीं होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कानून जिसमें आदिवासियों की जमीन हड़पने का कार्यक्रम है वो जमीन का कानून केंद्र सरकार ने पास किया, वो आदिवासी इलाके में लागू ही नहीं हो सकता है। वो तब लागू होता है जब आदिवासी एमएलए और एमपी की जो एडवाइजरी कमेटी है वो जब तक उनको अलाउ नहीं करती है। इसका मतलब है ये सारा सत्यानाश जो है ये आदिवासी के जो एमएलए है एमपी है वो अनुमति देकर सत्यानाश करवा रहे हैं। है पता हमारे लोगों को? किसी को पता है नहीं है, पता ही नहीं। क्या लड़ाई लड़ोगे? अरे पहले तो बीमारी मालूम हो चाहिए, क्या बीमारी है? ये जो हमारे एमएलए और एमपी है ये तो कांग्रेस या बीजेपी के द्वारा रखे हुए लोग हैं, तो वो सोचते हैं हमको अभ्यास करने की क्या जरूरत है। अभ्यास तो समाज की समस्याओं का होता है। समाज की समस्याओं का अभ्यास काय के लिए करने का? क्योंकि संसद में बोलना तो है नहीं है। बोलेंगे पार्टी निकाल देगी। बोलेंगे अगर मान लो किसी आदिवासी ने बोला तो उसको बुलाती पार्टी, आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम क्यों बोल रहे थे? नहीं वो समाज का प्रॉब्लम है। नहीं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, समाज का है। तो समाज की लड़ाई लड़ने का तूने ठेका लिया है? नहीं लिया है। तुम्हें काहे के लिए बोल रहे हो? तुमको पेट्रोल पंप चाहिए ले लो, तुमको गैस का सेंटर चाहिए ले लो। तुम्हारा कितना बेटा है? 4 कोई एजेंसी चाहिए ले लो। काहे के लिए चिल्ला रहे हो भाई? तूने समाज का ठेका ले रखा है, काहे के लिए बोल रहे हो? जाओ एजेंसी ले लो। बोले एक आदिवासी एमएलए एमपी की 2 एजेंसी 3 एजेंसी, और वो खुद नहीं चला रहा है, वो किसी और सवर्णों को, ब्राह्मणों को या किसी और को उसको पार्टनर बना के, मतलब नाम इसका, और वो उधर बैठ के धंधा बनिया कर रहा है, उधर कर रहा है धंधा जो है कोई ब्राह्मण कर रहा है, वो कमा रहा है, नाम इसका चल रहा है कागज में। कागज में नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून ऐसा कहता है कि कागज में आदिवासी का नाम जरूरी है। ये सारा का सारा हो रहा है। तो उद्योग के लिए जल चाहिए, जल के लिए डैम चाहिए, डैम के लिए आदिवासी की जमीन लेनी होगी, फिर डैम बनेगा, पानी के विस्तारित एरिया में आदिवासी की फिर जमीन आएगी, फिर सत्यानाश होगा। ये सारा विकास का जो मॉडल है, ये सारा विकास का मॉडल आदिवासियों के सत्यानाश पर खड़ा है। और विशेष बात कि ये जो विकास का मॉडल है उसमें हिस्सेदारी आदिवासियों को नहीं है। जो आदमी विस्थापित किया जा रहा है उसको 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंतर पर रहने के लिए घर दिया, फिर घर से 100 किलोमीटर अंतर पर जमीन दिया। अब 100 किलोमीटर अंतर पर जमीन सारा कैसे करेगा? रहने के लिए जगह कहीं और, जोतने के लिए जमीन 100 किलोमीटर कहीं और। तो इसका मतलब है देने वाले का जो इरादा है वो ईमानदारी का नहीं है।
वो ये सोचता है कागज में होना चाहिए कि आदिवासी को जमीन दिया। अगर ये कल कोर्ट में गया तो कोर्ट बोलेगा जमीन तो मिली ना भाई, तुम काहे को चिल्ला हमारे पास आए हो, ये क्या सरकार ने जमीन दिया, ये बोल रहे ना दिया ना। वो आदिवासी बोलता हाँ दिया, फिर काहे के लिए कोर्ट में आए, नहीं 100 किलोमीटर अंतर पर दिया, तो क्या हुआ, जमीन तो दिया ना, जाओ तुम्हारी समस्या नहीं, खत्म हो गई है। तो इसका मतलब है ये जो प्लानिंग बनाने वाले सचिवालय में साले पंडित बैठे हुए हैं, उसकी नीयत देने की नहीं है, मगर कोर्ट उल्टा निर्णय ना दे इसलिए कागज पर दिखना चाहिए कि आदिवासी को घर भी दिया, आदिवासी को जमीन भी दिया, मगर उसको फायदा नहीं होना चाहिए। इसकी भी खबरदारी ले रहे हैं, इसकी भी योजना बना रहे हैं। ये बदमाशी हम लोगों को समझना होगा। योजना बनाकर ऐसा कर रहे हैं, प्लानिंग बनाकर ऐसा कर रहे हैं, इसके तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं है। हमारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने कहा अरे आदिवासी तुम बोगस आदिवासी ले रहा है, बोगस ले रहा है, उसको इसके तरफ से डाइवर्ट कर देने का। तुम्हारा जो अधिकार है वो बोगस ले रहा है। सरकार किसकी? बीजेपी की। सरकार किसकी? कांग्रेस की। अमल करने का अधिकार किसका? कांग्रेस का। अमल करने का अधिकार किसका? बीजेपी का। प्रशासन किसका? ब्राह्मणों का। न्यायपालिका किसकी? ब्राह्मणों की। पुलिस अथॉरिटी किसकी? ब्राह्मणों की। तहसीलदार कौन? ब्राह्मण। अच्छा, ये जो बोगस आदिवासी को नौकरी दे रहे हो, ऐसा कह रहे हो, कौन दे रहा है? अबे तुम ही दे रहे हो ना, देने का काम भी तुम ही कर रहे हो। मान्यवर, आपने कहा ना मुझे हो रहा कि नहीं हो रहा कि बेशराम जी कुछ करो, यही तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोग उनके झांसे में फंस गए हो, मुझे भी फंसा देना चाहते हो। मैं फंसने वाला नहीं हूं, बेवकूफ नहीं, गधा आदमी नहीं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं उनका बाप हूं। आज तक उन लोगों के झांसे में मैं फंसा नहीं हूं। मराठी मध्ये त्याला म्हणतात पुरून उरणे। अरे उरलो म्हणून तो इथं आलो, उरलो नसतो, पुरलो नसतो तो उरलो नसतो, आणि उरलो नसतो तो इथं आलो नसतो, तुमच्या सारखाच असाच भटकत राहिलो असतो। तो ये मात्रा जो है, ये मात्रा मेरे पर चलने वाली नहीं है, न मैं चलने देने वाला हूं। मैं आप लोगों को उल्टा समझाऊंगा। मेरी जो कह रहा हूं, अगर सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, न इस जीवन में होने वाला, न तुम्हारे मरने के बाद कुछ होने वाला है। अगर मैं जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात मान लो, मैं कह रहा हूं सोचो तो। तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग तो पंडित का नहीं ना, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा सर है, सोचो तो। ये जो मैं कह रहा हूं गलत है, सही है? अरे काहे के लिए कह रहा हूं मैं? बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस बात पर चिंतन करो, मनन करो, आपको पता चलेगा अपने आप। हां, ये बात सही है। अगर सही है तो हमको अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई करना होगा, समस्याओं की पहचान करना होगा, और असली समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ना होगा। दूसरे लोग हमारे लिए समस्याओं का निर्धारण करेंगे और हम उनकी झूठी लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो इससे हमारी समस्याओं का कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से साथियों, जंगल में, पहले जंगल आदिवासियों के नियंत्रण में, जंगल में जो भी प्रोडक्शन होता था, आदिवासी जंगल में जाकर उस प्रोडक्शन से जो भी चीजें जंगल में पैदा होती थी, वो चीजें वो ले लेता था। एक प्रकार से वो मालिक था। अब जंगल पर कानून बना दिया, और कानून के अनुसार फॉरेस्ट ऑफिसर बिठा दिया। कोई आदमी जंगल में नहीं घुस सकता, घुसा उसको वो फॉरेस्ट ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है, उसको अंदर डाल देता है। और आदिवासी को कहते हैं कांग्रेस के लोग, अरे भाई हमने आपके लिए वन जमीन का कानून बनाया है, वन जमीन का कानून बनाया, आपके लिए बनाया।
तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वो अपोजिशन में बीजेपी है, तो वो क्या कहती है बीजेपी कि ये कानून कांग्रेस ने बनाया, लागू करो। तो जहां कांग्रेस की सरकार है वो लागू नहीं करती। अब मान लो बीजेपी की सरकार गुजरात में है, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो वहां कांग्रेस अपोजिशन में है। तो कांग्रेस क्या कहती है, हमारे सरकार ने आदिवासियों के हित के लिए कानून बनाया और बीजेपी वाले लागू नहीं कर रहे। अरे भाई, जहां तुम्हारी सरकार है वहां बीजेपी वाले यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कानून बनाया तो लागू क्यों नहीं कर रही है। तुम दोनों साले हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो भाई, गधा बना रहे हो। जहां बीजेपी की सरकार है वहां कांग्रेस वाले विधानसभा में बोलते हैं कि कानून लागू करो, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये कानून लागू करो, मगर लागू करने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। ये बेवकूफ बनाने का जो कार्यक्रम है इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग दूसरे लोग जो बताते हैं उसके इशारे पर काम करते रहते हैं। तो ये बातें साथियों हम लोगों को समझना होगा। देखो, देश में विधायिका पर 366 सीटों पर ब्राह्मण पार्टियों का कब्जा है। 207 कांग्रेस ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, 116 बीजेपी दूसरे नंबर की ब्राह्मणों की पार्टी 323, कम्युनिस्ट जो ब्राह्मणों की पार्टी है 347, ममता बनर्जी 19 366। इसका मतलब है संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा है, तो कानून वो अपने हिसाब से बना रहे। दूसरा, 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। इसका मतलब है जो कानून बनाया गया है उसको अमल में लाने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। ब्राह्मण उसको लागू नहीं कर रहा है, संविधान हमारे समर्थन में, व्यवस्था हमारे विरोध में। कुछ समझ में आ रहा है? संविधान हमारे समर्थन में और व्यवस्था हमारे विरोध में। अगर आईएएस ब्राह्मण है तो वो जो संविधान हमारे समर्थन में है लागू ही नहीं करता। अरे लागू करेगा तब तो फायदा होगा हमको। जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस ने 80% प्रशासन पर कब्जा ब्राह्मणों का करवाया। तो इसका मतलब है कानून तो बनाया सोनिया गांधी ने, मगर ना अमल करने के लिए जो 80% ब्राह्मणों की प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो ना अमल करने वाली व्यवस्था है। वो ना अमल करने वाली व्यवस्था जो है वो भी उन्होंने ही बनाई कि कानून बनाकर चुनाव में प्रोपेगेंडा करेंगे, आदिवासियों को बेवकूफ बनाएंगे। और हमारे आदिवासियों के अंदर छोटे छोटे जो संगठन बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे संगठन एनजीओ बनाए जाते हैं। केंद्र सरकार उनको पैसा देती है, राज्य सरकार उनको पैसा देती है, उनके पैसे पर ये एनजीओ चलते हैं। और जो एनजीओ आदिवासियों के चलते हैं वो सरकार के विरोध में स्टैंड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? वो खुद ही पैसा दे रही है उसको, केंद्र सरकार उसको पैसा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है, उसका पालन पोषण कर रही है। तो ऐसे जो एनजीओ है ये सरकार के विरोध में बोलेंगे कैसे? एमएलए नहीं बोलता, एमपी नहीं बोलता, मिनिस्टर नहीं बोलता। जो एनजीओ हमारे आदिवासियों के बनाए गए हैं उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसा देती है, वो भी उसके इशारे पर बोलते रहते हैं। वो आदिवासी के लिए नहीं लड़ते, वो तो बेरोजगार नौजवान लोग हैं, उनको सरकार पैसे देती है, उसका पालन पोषण करती है, उनके रोटी रोजी का ब्रेड एंड बटर मूवमेंट बना दिया। और ब्रेड एंड बटर मूवमेंट के लिए वो एनजीओ चलाते रहते हैं और झूठे सवाल उठाते रहते हैं जो आदिवासियों के मौलिक सवाल नहीं है। अब चूंकि आदिवासियों को कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, कंपैरेटिव स्टडी ना होने की वजह से कौन सा गलत है कौन सा सही है इसका उसको पता है नहीं है। इस समस्या से उनको उलझा दिया जाता है, उनको पता चलता नहीं है। और इस तरह से वो जो मौलिक समस्या है उसके लिए लड़ने के बजाय कानून बना दिया कांग्रेस ने, लागू नहीं कर रही ना। कानून बनाया चाटने का है? चलो अच्छा कानून बनाए चाटने का, उसको जैसे खाना खाते हो तो अचार को चाटते हो तो वैसा चाटने का। अरे वो लागू नहीं होगा, उसको साले को चाटने का क्या?
बढ़िया कानून बनाया, काहे के लिए बनाया? अरे उसका फायदा अगर हमारे समाज को नहीं हो रहा है, आदिवासियों को नहीं हो रहा है, तो वो क्या अचार की तरह चाटने का क्या फायदा है उसका? कोई मतलब तो है नहीं उसका। इसलिए ये जो बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इस बेवकूफ बनाने के कार्यक्रम से हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो ये बात साथियों हमको समझना होगा। और ये जो है, इन सारे जल से हमको बेदखल किया जा रहा है, जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है, जंगल से हमको बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। तो बेदखल किया जा रहा है तो आदिवासी विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो उसके विरोध को दबाने के लिए झूठ मूठ उनको नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है। तुम नक्सलाइट हो, विरोध कर रहे हो, हैं? विरोध कर रहे हो, नक्सलाइट हो, पकड़ लिया, डाल दिया अंदर। अब नक्सलाइट हो या नहीं हो, इसके लिए सबूत चाहिए ना, कि वो नक्सलाइट है या नहीं है, सबूत चाहिए। अब देखो सबूत कैसे पैदा होता है। जिसको पकड़ा उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाने का, उसको रात भर पिटाई करने का, खाना भी नहीं देने का, पीटने का, दूसरे दिन उसके पास जाने का। आज भी पिटाई होगा। तो बोलता नहीं साहब, आप जो कहना चाहते हो वो मुझे स्वीकार है। अच्छा स्वीकार है? नहीं स्वीकार है तो फिर नहीं पिटेंगे। तो वो अपने से ही लिखते हैं पुलिस वाले, और लिखकर उसको पढ़वाते हैं। बोलते ये जो हमने लिखा है उस पर साइन नहीं करना आपको, अपने हस्ताक्षर में लिखो। उसके हस्ताक्षर में लिखवाते हैं। अब हो गया सबूत, सबूत हो गया ना, हो गया सबूत, हो गया सबूत। है नहीं कुछ भी। सबूत कैसे पैदा किए जाते हैं? पुलिस विभाग का महानिरीक्षक, राज्य सरकार का, स्टेट लेवल का मुशर्रिफ, ये इधर पुणे में रहता है, हु किल किरकरे नाम का किताब लिखा मुशर्रिफ ने। वो पुलिस का महानिरीक्षक था, यानी शायद डीआईजी या आईजी था मुशर्रिफ। मैं जानता हूं पर्सनली, हम लोग कई बार मिले हैं। उन्होंने मुझे कहा क्या कहा कि मेश्राम जी देखो, मैं पुलिस विभाग का रहने वाला आदमी हूं और मैंने 20 साल सर्विस किया है। जब हमको सबूत नहीं मिलता है तो हम सबूत कैसे पैदा करते हैं? 4 डंडे मारते हैं, उसी से लिखवाते हैं, हो गया सबूत। फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाने के बाद में मजिस्ट्रेट के पास पुलिस वाले वो दस्तावेज देते हैं। फिर मजिस्ट्रेट पूछता है उसको, ये तुमने लिख कर दिया है, इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तुम नक्सलवादी हो, तुम्हें मंजूर है? तो क्या कहता है? साहब मेरी 2 दिन पिटाई किया था, मैं डर गया था, इसलिए उन्होंने जो लिखने के लिए कहा वो मैंने लिख दिया। हो गया सबूत हवा में। वो सबूत उड़ जाता है हवा में, क्योंकि जो जबरदस्ती से लिखवाया जाता है वो सबूत नहीं है। हो गया सबूत, हवा में उड़ गया। तो ऐसे केसेस बहुत सारे चल रहे हैं। बगैर सबूत से लोगों को अंदर रखवाया जा सकता है, और फिर अंदर रखने के बाद 2-4 महीने झंझट होने के बाद वो आदमी जब जमानत पर छूट जाता है तो वो जिंदगी भर डरा रहता है। फिर वो विरोध करने का काम नहीं करता। बात समझ रहे हो ना? फिर वो जिंदगी भर विरोध नहीं करता। क्यों? उसको डंडे का मालूम हो गया, डंडा कैसे चलता है। ये चल रहा है सारे देश भर में। आदिवासी नक्सलाइट नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। ये जो आर्थिक नीति सरकार ने बनाई, ये उसका नतीजा है। ये दूसरा विषय जो इधर बनाया है, नई आर्थिक नीति से नक्सलवाद का जन्म, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भारत सरकार की बात सुनने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक जो नीति सरकार ने बनाई है उसका नतीजा है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रही है
कि ये सरकार के नीति का परिणाम है। सरकार ने खुद नक्सलवाद पैदा किया है। 67 में नक्सलवाद चारू मजुमदार और कनु सन्याल के द्वारा पैदा किया गया था बंगाल में, वो उसे उधर ही खत्म हो गया था। तो फिर अब नया कैसे पैदा हो गया? तो 90 से जो नई आर्थिक नीति पैदा की गई है और उसमें आदिवासियों की जमीन जो भारत सरकार भी लेने की हकदार नहीं है, वो जबरदस्ती से जमीन ली जा रही है। इस वजह से ये नक्सलवाद पैदा हो रहा है और इस नक्सलवाद में आदिवासी शामिल हो रहे हैं। प्रतिकार करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं रखा गया है, कोई साधन नहीं रखा गया है, इसलिए ये नक्सलवाद पैदा किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और उसका मुकाबला करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाए, एसपीओ, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। आप लोग सोचते होंगे कि आदिवासियों का साला बढ़िया पुलिस ऑफिसर बनाया, बहुत अच्छा है। ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब है? जब तक नक्सलवाद को आप खत्म कर देते हो, दूसरे दिन से नौकरी खत्म। स्पेशल, उस इलाके में नक्सलाइट है, खत्म हो गया, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। ये कोई नौकरी नहीं है। आदिवासियों को आदिवासियों के द्वारा, आदिवासी नक्सलवादी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर आदिवासी, दोनों आदिवासी। तो नक्सलाइट जो आदिवासी है और स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो आदिवासी है उसको गोली मारता है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर आदिवासी जो नक्सलवादी है ऐसा बताया जा रहा है उसको गोली मारता है। एक आदिवासी दूसरे को गोली मारता है, दूसरा आदिवासी पहले को गोली मारता है। मरने वाले दोनों के दोनों आदिवासी है। मरवाने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार कांग्रेस की, राज्य सरकार बीजेपी की। नक्सलाइट के विरोध में स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया तो उसको पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार 70%, राज्य सरकार बीजेपी की 30%। कि ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर के लिए जो हजारों करोड़ खर्चा होगा उसमें केंद्र सरकार 70% देगी, कांग्रेस, और राज्य सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी 30% देगी। तो 30% और 70% मिलकर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आदिवासियों का खात्मा करेंगे। और हमको क्या बोलते हैं कांग्रेस वाले? नहीं नहीं, हम बीजेपी के विरोधी है। बीजेपी वाले क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हम कांग्रेस के विरोधी है। और यहां आदिवासियों को मरवाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस कह रही है आदिवासियों को मरवाने के लिए 70 रुपए मैं दूंगा, 30 रुपए तुम देना। 1000 करोड़ चाहिए, 700 करोड़ मेरे से ले लेना, 300 करोड़ तुम खर्चा करना। हो गया। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आदिवासियों को खत्म करने का प्लान बनाया है। किसी को पता? हमारे लोगों को बोगस आदिवासी पता है। जो सारा सवाल ही बोगस है, इस समस्या ही बोगस है ही नहीं। किसी आदिवासी को मैं चुनौती देता हूं, वो बोगस वाले के आंकड़े बता दे, चलो बता दे। सरकार के पास होने चाहिए ना आंकड़े। सरकार आंकड़े बता दे। अगर सरकार आंकड़े बता देगी तो फिर तो जिम्मेदारी आदिवासियों की नहीं है, फिर तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार के पास आंकड़े नहीं है और आदिवासी जो लड़ रहा है बोगस आदिवासी के खिलाफ में, उसके पास आंकड़े नहीं है। हवा में तीर मार रहा है। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। हवा में लड़ रहा है। हमारे जो भोले शंकर लोग हैं, भोले शंकर समझते हो? हैं? पार्वती ब्राह्मण थी, वो शंकर के पीछे लगी और जब शंकर के गले में पड़ गई, उस दिन से शंकर शंकर नहीं रहा, भोला शंकर हो गया। और तब से शंकर को शंकर नहीं भोला शंकर कहा जाता है। मैं बहुत दिन सोचता था कि यार भोला शंकर क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, क्या कारण है? शंकर तो समझ में आता है, तो ओरिजिनल नाम है।
भोला शंकर कैसे हो गया भाई? तो ऐसे हमारे जो भोला शंकर आदिवासी है, भोला शंकर आदिवासी बेवकूफ बना रहे और हम बेवकूफ बन रहे हैं। जो बेवकूफ बनेगा वही ना भोला शंकर होगा। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा, दुश्मन की लड़ाई लड़ेगा। दुश्मन की लड़ाई लड़ेगा तो दुश्मन की समस्याओं का समाधान होगा, आदिवासी की समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा। इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर का प्लानिंग है, रावते जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से उधर एक आदिवासी से दूसरे आदिवासियों को मरवाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारा षड्यंत्र सारे देश भर में, एक जगह नहीं, सारे देश भर में चल रहा है। इसलिए साथियों, इसके बारे में हम लोगों को सतर्क रहना जरूरी है, विजिलेंट रहना जरूरी है। हम लोगों को आजाद भारत में गुलाम बनाकर रखा गया है। पुलिस चौकी पर हमारा एफआईआर दाखिल नहीं होता। आजाद है हम लोग, काहे क्या आजाद है? जिस देश में हमारे पुलिस चौकी पर हमारा एफआईआर तक दाखिल नहीं होता, एफआईआर दाखिल करने के लिए 500 आदिवासियों को तीर कमान लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर एफआईआर दाखिल होता है। हम आजाद है, काहे क्या आजाद है? कौन कहता है हम आजाद है? आजाद भारत पर हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आजादी के लिए लड़ना होगा, आजादी के लिए लड़ाई लड़ना होगा और अहिंसक तरीके से लड़ना होगा। हिंसा का तरीका अपनाओगे, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, अंदर डाल देगी। जैसे ही अंदर डाल देगी, लड़ाई खत्म। तो तरीका ऐसा होना चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए कि देर तक लड़ाई चलती रहे भाई। तो कानून के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ना होगा। हिंसा का तरीका अपनाना एक गलत तरीका है। इससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो ज्यादा बड़ी हिंसा कर सकती है। क्यों? सरकार के पास मिलिट्री है, सरकार के पास पैरा मिलिट्री है, सरकार के पास एसआरपी है, सरकार के पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, सरकार के पास सीआरपीएफ है, सरकार के पास मिलिट्री है, सरकार के पास हथियार बहुत ज्यादा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत है। हथियार खरीदने के लिए विदेशी से हथियार लेने के लिए बहुत है। उनके पास बहुत ज्यादा हथियार है। सरकार के पास हथियार से लड़ने वाले लोग हैं। सरकार किसी को मार देगी तो कहेगी पुलिस के विरोध में पुलिस का ही पिस्टल लेकर वो मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने इसको एनकाउंटर में मार दिया। तो जज क्या बोलता है? यह अगर खुद पुलिस पर हमला कर रहा था, फिर तो पुलिस अपने बचाव के लिए ऐसा हथियार चला सकती है। हो गया जायज, तुमको मार भी दिया, तुमको साला झूठा एविडेंस भी खड़ा कर दिया, तुम्हारा मामला रफा दफा कर दिया, तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। और जैसे ही राम नाम सत्य हो जाता है, तुम्हारी लड़ाई का भी राम नाम सत्य हो जाता है, खत्म होता है मामला। हिंसा लड़ाई करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए हम लोगों को 6 लाख गांवों में लोगों को तैयार करना होगा। 6 लाख गांव का जन आंदोलन खड़ा करना होगा। 6 लाख गांव का जन आंदोलन खड़ा करोगे, 15-20 करोड़ लोगों का आंदोलन खड़ा करोगे, क्या कर लेगी केंद्र सरकार? क्या कर लेगी राज्य सरकार? इतने लोगों को मार देगी। अरे इतने लोगों को मार देगी तो सरकार किस पर चलाएगी? झाड़ झंकड़ पर चलाएगी क्या सरकार? अबे सरकार चलाने के लिए जनता चाहिए ना। जनता को मार देगी साली, ऐसे हवा में सरकार चलाएगी क्या? अब इतने सारे लोगों को मारेगी तो दुनिया के कोर्ट में जिनेवा में नरसंहार का केस चलता है। ऐसे बहुत सारे शासक लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसलिए हिंसा का सहारा लेना यह सही तरीका नहीं है। अहिंसक तरीके से कार्य करना होगा, मगर कार्य करने का तरीका जन आंदोलन का होना चाहिए। 6 लाख गांवों में हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और हम लोग जो आदिवासी इलाके हैं, उस इलाके में रहने वाले जो आदिवासी है, उनको गुमराह करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी, उनसे हमको लड़ाई नहीं लड़ना है। क्यों?
वो हमारे भाई है। जो गुमराह हो गए वो भी हमारे भाई है। वो गुमराह जो हुए हैं उनको समझाना है। और कितने देर तक समझाना है, आप बोलोगे कितने देर तक समझाना है? तो जब तक समझ में नहीं आता तब तक समझाना है। क्यों? क्योंकि हमारे भाई से हमको लड़ाई लड़ना नहीं है। लड़ाई निर्धारित है। लड़ाई दुश्मनों के साथ ही होगी, भाइयों के साथ में लड़ाई नहीं होगी। ध्यान रखना, हम भाइयों के साथ आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। लड़ाई होगी जरूर, दुश्मनों के साथ होगी, और आपस में हम लड़ने वाले नहीं हैं। पेशेंस रखेंगे, धीरज रखेंगे और हमारे भाइयों को समझाने का काम जारी रखेंगे। अगर इस तरह से आप जारी रखोगे तो आपको ज्यादा नहीं 10 साल में ये छेला गांव में पहुंच जाएगा। ज्यादा नहीं, अब ज्यादा नहीं। अब जो बूढ़ा आदमी होगा वो भी, उसको हम बोलेंगे कि अभी मरना नहीं, आपको ये देखना है, आजादी देखना है, आपको मरने नहीं देंगे हम लोग। जो बूढ़ा आदमी अगर उसको मालूम हो जाए कि आजादी 10 साल में मिलने वाली है तो वो बोलेगा यार कुछ भी करके मैं तो अब जीवित रहूंगा आजादी देखने के लिए। एक दिन भी देखूंगा, दूसरे दिन मर जाऊंगा, चाहे देखूंगा जरूर। तो इसलिए बूढ़े आदमी को भी शामिल करो, वो भी मरने वाला नहीं है, 10 साल तो जीने वाला ही है। इसलिए 10 साल गांव-गांव में मेहनत करो, गांव-गांव में समझाओ, लोगों को तैयार करो। आदिवासी इलाके में तो सारे गांव के गांव ही आदिवासी है, उसमें तो एक भी आदमी गैर आदिवासी नहीं होता है बहुत बार। तो इस तरह से उन लोगों को तैयार करना, आप लोगों को प्रयास करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ऐसा करने से हमारा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन होगा तो हम लोगों को खुद मुख्तियारी मिलेगी, आजादी मिलेगी। आजादी मिलेगी तो क्या होगा? आजादी भी हमारी होगी, समस्या भी हमारी होगी। आजादी भी हमारी होगी, समस्या भी हमारी होगी। तो हमारे आजादी में समस्या का समाधान करने का अधिकार भी हमारा ही होगा, समस्या भी हमारी, समस्या का समाधान करने का अधिकार भी हमारा। और जब ऐसा होगा तो हम अपनी समस्या का समाधान कर देंगे। और जो आदिवासी नेता आजादी में हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा, उसके पेकाड़ में, उसके पिछवाड़ी पे 2 लात मारेंगे, बोलेंगे हट जा, अगली बार दूसरे आदमी को एमएलए बनाते हैं, तेरे पिछवाड़ी पे 4 लात मारते हैं, हट जा, ये साली जरूरत नहीं है। आजादी में ऐसा कर सकते हैं, अभी गुलामी है। इसलिए इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए आप तैयारी करने की कोशिश करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।